हाय गाइस, वेलकम टू श्रम एजुकेटर। आज हम बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की। तो ये एक्ट बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, आइए हम इस बारे में जानते हैं। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी। इसका मोटो जो था उस समय, प्राइमा फेसी जो मोटो था वो सिर्फ भारत में ऑक्यूपेशन करने का था। पर धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर अपना नियंत्रण करना शुरू किया, जिसमें उन्होंने पहला युद्ध लड़ा था 1757 में प्लासी का, 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा था, जिसमें इन दोनों में अंग्रेजों ने विजय पाई थी। और इस विजय के साथ साथ इन्होंने बंगाल पर अपना नियंत्रण भी स्थापित किया था। तो इन नियंत्रण के पश्चात ब्रिटिश सरकार को लगा कि कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी बगावत ना कर दिया, उनके खिलाफ ना हो जाए, तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी पर कंट्रोल स्थापित करने के लिए ही इस रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की को बनाया था। तो आइए हम जानते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 बना क्यों। जैसा कि रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से ही स्पष्ट है, रेगुलेटिंग मतलब रेगुलेशन, जिसका मतलब होता है सुपरवाइज करना। तो ब्रिटिश सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी पर सुपरविजन करने के लिए ही, उस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ही इस एक्ट को बनाई थी। तो इसका जो पहला, हम कह सकते हैं, उद्देश्य था, पहला पर्पस था, वो था कंपनी को नियमित और नियंत्रित करना। कंपनी को नियमित और नियंत्रित करने के लिए ही ब्रिटिश सरकार ने एक्ट को बनाया था। उनको लगा था कि कहीं कंपनी भारत में ही अपना प्रभुत्व ना स्थापित कर ले या ब्रिटिश सरकार से बगावत ना कर दे, तो उस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ही इस एक्ट को बनाया गया था। इसका दूसरा मोटो था कंपनी के प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण। ब्रिटिश सरकार संसदीय नियंत्रण स्थापित करने के लिए ही इस एक्ट को बनाए थे ईस्ट इंडिया कंपनी पर। और तीसरा मोटो था केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। इसका अर्थ है कि केंद्र में ब्रिटिश सरकार, और वो वहीं से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को वो रेगुलेट कर सकती थी और अपना नियंत्रण स्थापित कर सकती थी। तो अब हम इतना मोटो जानने के बाद आइए हम जानते हैं कि इस एक्ट की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। इस एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो जो पहली विशेषता है वो ये है कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। एवं मद्रास व बॉम्बे इनके अधीन आ गए। इस एक्ट के माध्यम से बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसके पहले बंगाल के जो गवर्नर थे वो सिर्फ गवर्नर थे और सिर्फ अपने ही क्षेत्र में वो कंट्रोल स्थापित कर सकते थे। लेकिन इस एक्ट के आने के बाद जो बंगाल के गवर्नर थे उनको गवर्नर जनरल बना दिया गया, और जो बॉम्बे एवं मद्रास के गवर्नर थे उनको बंगाल के गवर्नर जनरल के ही अधीन ला दिया गया। या यूँ कह सकते हैं कि जो बंगाल के गवर्नर थे वो इन दो प्रांतों पर अपना सुपरविजन स्थापित कर सकते थे या नियंत्रण स्थापित कर सकते थे। तो दूसरा विशेषता है इस एक्ट का वो ये है कि इनके लिए एक कार्यकारी परिषद की स्थापना की गई।
कार्यकारी परिषद की स्थापना की गई। गवर्नर जनरल को असिस्ट करने के लिए एक कार्यकारी परिषद की स्थापना की गई। तीसरा पॉइंट है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, या हम कह सकते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो वो थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। आइए चौथा पॉइंट जानते हैं। 1774 में, जो कि 1773 के एक्ट से बना था, एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कहाँ पर? फोर्ट विलियम में, एट कैलकाटा। कलकत्ता में ही फोर्ट विलियम में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे चीफ जस्टिस सर एलिजाह इम्पे, और इनके साथ 3 अन्य न्यायाधीश थे। उनका नाम है हाइट, लीमेंस्टर एवं चैम्बर। हम ये कह सकते हैं कि जो वर्तमान का सुप्रीम कोर्ट है उसकी जो रूपरेखा है वो इसी एक्ट के माध्यम से ही बनी थी। वैसे वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट है वो एट दिल्ली है। प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? न्यू दिल्ली। और इनके हाल ही में चीफ जस्टिस चेंज हुए हैं, तो वो कौन है? NV रामना हाल ही में चेंज हुए हैं। तो ये है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में। और इनके साथ जो पहले तो 3+1 था, जो ये 1 2 3 3+1 था, लेकिन इस टाइम है 33+1, अर्थात वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की संख्या है वो 33+1, 33 अन्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश। जो 5वां पॉइंट है वो ये है कि ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के व्यापारियों का जो निजी व्यापार था उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ब्रिटिश सरकार ने निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया, अर्थात अब जो कंपनी के 1773 के पहले जो कंपनी के व्यापारी थे वो अपना निजी व्यापार भी कर सकते थे, परंतु इस एक्ट के माध्यम से जो ब्रिटिश सरकार ने किया वो ये किया कि जो कंपनी के व्यापारी थे वो अपना निजी व्यापार नहीं कर सकते थे, वो सिर्फ कंपनी के ही रूल और रेगुलेशन को फॉलो करते थे। और उनको भारत से ब्राइब या कि कहे रिश्वत, भारत से रिश्वत लेने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। गिफ्ट या रिश्वत यूं कहें उसको लेने पर भी इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था। जो 6 पॉइंट है वो है कि एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी को असिस्ट करते थे और वो सारे मामलों की जांच करते थे। जो 7वां पॉइंट है वो ये है कि राजस्व सैनिक और नागरिक मामलों की जो रिपोर्ट थी वो ब्रिटिश सरकार तक पहुंचनी आवश्यक की गई। राजस्व सैनिक और नागरिक मामलों की रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार तक देनी आवश्यक हो गई। तो ब्रिटिश सरकार ने ये किया कि जो इन 3 मामलों की जो रिपोर्ट है, राजस्व सैनिक और नागरिक, उन मामलों की जो रिपोर्ट है वो अपने तक लेना इम्पोर्टेंट कर दिया और कंपनी को ये
बताया गया कि इन सभी मामलों पर ब्रिटिश सरकार का ही कंट्रोल हो सकता है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि उन्होंने ब्रिटिश सरकार ने निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया, तो भारत से रिश्वत लेने या किसी भी प्रकार का जो गिफ्ट लेना है उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। तो एक तरह से जो अधिनियम है, ये जो पूरा मैंने अभी समझाया आपको, ये जो अधिनियम है कह सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे बनाने में एक सीढ़ी का कार्य करता है, जैसा कि हम देख ही सकते हैं। तो कह सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है या जो उसका खाका है वो धीरे धीरे यहीं से बनना शुरू हो गया। तो आगे बहुत सारे ऐसे एक्ट हैं जिनसे धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ हम बढ़ेंगे। तो आगे की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।